Good afternoon, students. Today is the third lecture on Introduction to Database. Today, we will discuss about database administrator, the responsibilities of database administrator, three-level architecture of database, and some introduction about database design. So first, what is database administrator, or in short we can say DBA, database administrator? A DBA is a person, or it can be a group of persons who coordinates all the activities of the database system. So the duty of the database administrator is to coordinate all the activities of a database system. The database administrator has a good understanding of the enterprise information resources and needs. So जो database administrator होगा उसको कहता है एक अच्छी नॉलेज होगी कि जो जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो काम कर रहा है या जहाँ पे वो डाटाबेस सिस्टम अवेलेबल है उसके अंदर कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और जो यूज़र हैं उस डाटाबेस सिस्टम के उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या नीड्स हैं, उन सब की उसको एक अच्छी नॉलेज होगी या होनी चाहिए ना. This is a common question asked in the paper, that what are the responsibilities or duties of a DBA, database administrator की क्या क्या responsibilities हैं या क्या क्या duties हैं, क्या क्या वो task perform करता है. The first is defining the schema of the database. So the DBA defines the schema which contains the structure of the data in the application. सो DBA क्या करता है, कहता है डिफाइन करता है स्कीमा का जिसके अंदर क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है डाटा का, कि डाटा किस तरीके से स्टोर किया जाएगा या क्या क्या कंटेंट होंगे इन द एप्लीकेशन, जो वो एप्लीकेशन आप वो यूज़ कर रहे हैं. द DBA डिटरमिन्स व्हाट डाटा नीड्स टू बी प्रेजेंट इन द सिस्टम. कहता DBA डिटरमिन करता है कि क्या कौन सा डाटा है जो हमने सिस्टम के अंदर प्रेजेंट करना है, एंड हाउ दिस डाटा हैज़ टू बी रिप्रेजेंटेड एंड ऑर्गेनाइज्ड, और इस डाटा को कैसे रिप्रेजेंट करना है और कैसे इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा. एज पर दिस कंस्ट्रक्शन database will be produced to store required information for an association. So इस कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली कहता जो डाटाबेस है वो प्रोड्यूस किया जाएगा दैट टू स्टोर रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन ऑफ एन एसोसिएशन, किसी भी एसोसिएशन की रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को स्टोर करना. नेक्स्ट टास्क ऑफ database administrator is defining the storage structure and access methods. कि स्टोरेज स्ट्रक्चर कैसा होगा डाटाबेस का और क्या कौन कौन से एक्सेस मेथड या कैसे एक्सेस मेथड यूज़ किए जाएंगे उसको मैनिपुलेट करने के लिए, उसको एक्सेस करने के लिए. The DBA chooses how the information is to be spoken to in the put away database. कहता जो DBA है वो चूज़ करेगा कि जो इन्फॉर्मेशन है उसको कैसे देखना है या कैसे स्टोर करना है, कि ठीक है जी, उसके लिए स्टोरेज स्ट्रक्चर बताएगा और उसके लिए एक्सेस मेथड भी बताएगा. थर्ड टास्क इज लाइजनिंग विद द यूजर्स. यूजर्स और सिस्टम के बीच में एक लाइजनिंग ऑफिसर यानी कि इंटरमीडिएट का काम करेगा. ठीक होगी जी बात. The DBA needs to interact continuously with the users to understand the data in the system and its use. कहता DBA को continuously interact करना पड़ता है यूजर्स के साथ इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए कि डाटा का जो सिस्टम के अंदर जो डाटा है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए और उसकी यूज़ को समझने के लिए कि यूज़ कैसे हो रहा है या कैसे किया जाएगा. द DBA figures out which client needs access to which part of the database. कहता जो DBA है
वो डिसाइड करता है कि कौन सा क्लाइंट, कौन सा यूज़र किस पार्ट ऑफ द, कौन से पार्ट है जो डाटाबेस को उसको एक्सेस कर सकता है, उसको रीड कर सकता है, उसके अंदर राइट कर सकता है. दिस विल बी डिसाइडेड बाय द डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर. The next task of DBA is defining the security and integrity checks. जो डाटाबेस सिस्टम की सिक्योरिटी का सारा जिम्मा वो किसका, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का. इंटीग्रिटी चेक्स लगाने कि डाटा जो है डाटाबेस के अंदर वो कंसिस्टेंस रहे, करेक्ट रहे, वो भी किसका काम, वो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का. द डीबीए फाइंड्स अबाउट द एक्सेस रिस्ट्रिक्शंस, कहता जो एक्सेस रिस्ट्रिक्शंस है उनको फाइंड आउट करेगा. टू बी डिफाइंड, जिनको आप उसने डिफाइन करना है. एंड डिफाइंस सिक्योरिटी चेक्स अकॉर्डिंगली, और उसके अकॉर्डिंगली सिक्योरिटी चेक्स भी लगाएगा. डाटा इंटीग्रिटी चेक्स आर आल्सो डिफाइंड बाय द डीबी. जो डाटा इंटीग्रिटी के चेक्स हैं वो भी डीबीए द्वारा डिसाइड किए जाते हैं. द नेक्स्ट टास्क इज डिफाइनिंग बैकअप एंड रिकवरी प्रोसीजर्स. कब कब किस किस टाइम पे बैकअप लेना है सिस्टम का, और अगर मान लीजिए सिस्टम फेल हो जाए, क्रैश कर जाए, तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या रिकवरी प्रोसीजर है, उसको कितने % रिकवर किया जाता है या कैसे रिकवर किया जाता है, वो सारी चीज़ें भी कौन डिसाइड करेगा, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर डिसाइड करेगा. द डीबीए आल्सो डिफाइंस प्रोसीजर्स फॉर बैकअप एंड रिकवरी. डिफाइनिंग बैकअप प्रोसीजर्स इंक्लूड स्पेसिफाइंग व्हाट डाटा इज टू बी बैकड अप. किस डाटा का बैकअप लेना है वो डिसाइड करेगा. द पीरियोडिसिटी ऑफ टेकिंग बैकअप्स, बैकअप कितने टाइम के बाद लेना है, घंटे के बाद लेना है, 4 घंटे के बाद, डेली लेना है, कब लेना है, या हफ्ते में लेना है, मंथली लेना है. एंड आल्सो द मीडियम एंड स्टोरेज प्लेस फॉर द बैकअप डाटा. किस मीडियम के अंदर और कौन सी स्टोरेज के अंदर वो बैकअप लिया जाएगा डाटा का, वो भी कौन डिसाइड करेगा, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर डिसाइड करेगा. नेक्स्ट इज मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द डाटाबेस. डाटाबेस की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करता है डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर. द डीबीए हैज़ टू कंटिन्यूसली मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ द क्वेरीज. जो क्वेरीज की जा रही हैं उनकी परफॉर्मेंस को कंटिन्यूसली मेजर करता है. एंड टेक मेजर्स टू ऑप्टिमाइज ऑल द क्वेरीज इन द एप्लीकेशन. और एप्लीकेशन के अंदर जितनी भी क्वेरीज आती हैं उनको ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करता है. ऑप्टिमाइज मतलब कोशिश करता है कि उसको परफॉर्म करने के लिए कम से कम टाइम लगे. ठीक है जी, कम से कम डाटा है डाटाबेस का उसको एक्सेस किया जा सके, किया जाए, ताकि कम डाटा के ऊपर उसका क्या कहते हैं इफेक्ट हो. नेक्स्ट है असिस्टेंस टू एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स. कहता जो एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स हैं, जो एप्लीकेशन डेवलप करते हैं डाटाबेस के लिए, उनको असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर. द डीबीए गिव्स हेल्प टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स टू क्रिएट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स. उनको एप्लीकेशन प्रोग्राम क्रिएट करने में उनकी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं उनको हेल्प करता है. So these are the tasks of database administrator. So these are some common tasks. If you find in books, more tasks you will find. Next topic is database system architecture. So we will discuss 3-level database system architecture, which is a very commonly used in database systems. So database system architecture divides the complete system into 3 interrelated but independent modules. So जो database architecture है वो सारे के सारे complete system को 3 modules के अंदर डिवाइड कर देता है, जो कि interrelated भी हैं, आपस के में उनका रिलेशन भी है, और वो इंडिपेंडेंट भी हैं. दे हैव द रिलेशंस बट दे आर इंडिपेंडेंट. सो वो कौन कौन से 3 लेवल हैं, फिजिकल लेवल, कंसेप्चुअल लेवल एंड एक्सटर्नल लेवल. सो एक्सटर्नल लेवल, conceptual level and physical level or internal level. So these 3 levels we will discuss in detail. So this is
the graphical representation of three-level database system architecture. So here we have internal schema, which is connected with conceptual schema. Conceptual schema is related with external schema or external view, and in the below internal schema there is hard disks to store that internal schema. Now, one by one, we will discuss about these levels. So first, physical level. This is the lowest level in the three-level architecture. It is also known as internal level. The physical level describe how data is actually stored in the data. So physical level हमें क्या बताता है कि actually data कैसे store होगा, that is bits, bytes के अंदर zeros and ones की form में. So वो कहाँ कौन बताता है, वो फिजिकल लेवल बताता है या इंटरनल लेवल. दिस डाटा इज स्टोर्ड इन द एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स, सॉरी इन द लोएस्ट लेवल. जो लोएस्ट लेवल है उसके अंदर जो डाटा है वो किसके अंदर स्टोर होता है, कहता है एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स के अंदर स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ बिट्स एंड एट ए लिटिल हाई लेवल. किसके फॉर्म में होता है, कहता है बिट्स की फॉर्म में होता है. एंड एट ए लिटिल हाई लेवल इट कैन बी सेड दैट द डाटा इज स्टोर्ड इन फाइल्स एंड फोल्डर्स. और अगर हम उससे थोड़ा सा हाई लेवल की बात कर लें, नेचुरली है जीरोज एंड वंस की फॉर्म में होता है हार्ड डिस्क के अंदर. तो अगर हम थोड़ी सी हाई लेवल की बात कर लें तो हम ऐसे कह देंगे कि जो डाटाबेस है वो फाइल्स एंड फोल्डर्स की फॉर्म के अंदर स्टोर है. बहुत सारी फाइल्स होती हैं, बहुत सारे फोल्डर्स होते हैं. द फिजिकल लेवल आल्सो डिस्कसेस कंप्रेशन एंड इनक्रिप्शन टेक्निक्स. कहता है जो फिजिकल लेवल है वो और क्या चीज़ें डिस्कस करता है, कंप्रेशन टेक्निक्स. डाटा को कितना कंप्रेस करना है, 70%, 20%, तो डिफरेंट कंप्रेशन टेक्निक लगाई जाती हैं ताकि से स्टोरेज को सेव किया जा सके. और इनक्रिप्शन, ताकि सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए इनक्रिप्टिंग टेक्निक लगाई जाती है. डाटा को सीधा ही नहीं, उसको इनक्रिप्ट करके स्टोर किया जाता है, किसी दूसरी फॉर्म में स्टोर किया जाता है ताकि कोई सिंपल यूज़र उसको एक्सेस ना कर सके. सो इनक्रिप्शन टेक्निक्स और कंप्रेशन भी टेक्निक्स भी डिस्क्राइब की जाती हैं फिजिकल लेवल के ऊपर. देन द नेक्स्ट लेवल इज कंसेप्चुअल लेवल. द कंसेप्चुअल लेवल इज एट ए हायर लेवल देन द फिजिकल लेवल. कंसेप्चुअल लेवल आकर आप देख लीजिए, ये इंटरनल लेवल से ऊपर हायर लेवल है. इट इज ऑल्सो नोन एज लॉजिकल लेवल. कंसेप्चुअल लेवल को आप लॉजिकल लेवल भी कह सकते हैं, यानी कि यहाँ पे आपका लॉजिक होता है डाटा का कि क्या वट आपकी क्या इंटेंशन क्या है, क्या आप चीज़ स्टोर करना चाहते हो. इट डिस्क्राइब्स हाउ द डाटाबेस अपीयर्स टू द यूजर्स कंसेप्चुअली. सो ये डिस्क्राइब करता है कि जो डाटाबेस है वो यूजर्स को कंसेप्चुअली कैसे नजर आएगा, कंसेप्ट वाइज वो कैसे नजर आएगा. एंड द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस डाटा टेबल्स, और डिफरेंट टेबल्स के अंदर या डिफरेंट फाइल्स के अंदर के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो भी ये लॉजिकल या कंसेप्चुअल लेवल बताता है. द कंसेप्चुअल लेवल डज नॉट केयर फॉर हाउ द डाटा इन द डाटाबेस इज एक्चुअली स्टोर्ड. जो कंसेप्चुअल लेवल है वो इस बात की कोई फिक्र नहीं करता या कोई परवाह नहीं करता कि जो फिजिकल लेवल के अंदर डाटा कैसे स्टोर है. उसको तो बस ये है कि भी डाटा कैसे नज़र आ रहा है, ठीक है जी, और उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये चीज़ें उसने बताई. नाउ द थर्ड लेवल, external level. This is the highest level in the three-level architecture and is closest to the user. So this external level is the highest level and it is closest to the user level. इसको मैं व्यू लेवल भी कहता हूँ, ठीक है जी, यानी कि जो एंड यूजर्स देखते हैं, जो फाइनल यूजर्स को नजर आता है, उसको हम एक्सटर्नल लेवल बोलते हैं. The external level only shows the relevant database content to the users in the form of views and hides the rest of the data. जो external level है वो सिर्फ relevant database content शो करता है किसी यूज़र को. जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप ATM पे जाते हो तो आपके रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन ज़रूरत है सिर्फ आपको उतनी ही दिखाई जाती है. अदरवाइज आपका एड्रेस, ये सारी चीज़ें स्टोर होती हैं, ठीक है जी, आपका आधार कार्ड भी स्टोर होता है, बहुत सारी चीज़ें स्टोर होती हैं, बट वो आपको नहीं दिखाई जाती और ना ही वो दिखाने की ज़रूरत है. सो जितने रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होती है उतनी ही दिखाई जाती है. सो यू आर द एंड यूज़र इन द केस ऑफ ATM, और आपको उतनी ही दिखाई जाती है, एंड जो बाकी चीज़ें हैं वो सारी की सारी आपसे हाइड होती है. सो
डिफरेंट यूजर्स कैन सी द डाटाबेस एज ए डिफरेंट व्यू। डिफरेंट यूजर्स हैं वो डाटाबेस का उनको डिफरेंट व्यू नज़र आता है। जैसे बैंक का क्लर्क है उसको कुछ नया नज़र अलग व्यू नज़र आता है, बैंक का मैनेजर है उसको अलग व्यू नज़र आता है, जो कैशियर है उसको अलग नज़र आता है, जो आपका टेलर है यानी कि जो आपको पेमेंट करता है उसको कुछ अलग नज़र आता है। तो सबके अलग अलग व्यूज़ हैं। सो द डिफरेंट यूजर्स कैन सी द डाटाबेस एज ए डिफरेंट व्यू एज पर देयर इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स। उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली उनको डिफरेंट डिफरेंट व्यूज़ नज़र आते हैं या डिफरेंट डिफरेंट डाटा नज़र आता है या डाटाबेस के अंदर जो स्टोर है। सो दिस इज एक्सटर्नल लेवल। अब हम दो चीज़ें और की बात करेंगे यहाँ पे। अगर आप टर्म देखें एक मैपिंग, वी हैव मैपिंग्स, तो हम इन मैपिंग्स की बात और करेंगे कि ये मैपिंग क्या है। सो व्हाट आर द मैपिंग्स? कहता है मैपिंग इज ए प्रोसेस टू कन्वर्ट ए रिक्वेस्ट, द प्रोसेस टू कन्वर्ट ए रिक्वेस्ट एंड द रिजल्ट फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल इज नोन एज मैपिंग। कहता है ये जो प्रोसेस है एक लेवल से रिक्वेस्ट लेना, यानी कि जैसे एक्सटर्नल लेवल से मैंने रिक्वेस्ट ली और कंसेप्चुअल लेवल से उसका रिजल्ट निकाल के उसको प्रोवाइड किया, इसको मैं मैपिंग कहता हूँ। सिमिलरली कंसेप्चुअल लेवल से मैंने रिक्वेस्ट ली और इंटरनल लेवल से मैंने रिजल्ट दिया, ठीक है जी, तो उसको मैं मैपिंग बोलता हूँ। द प्रोसेस टू कन्वर्ट ए रिक्वेस्ट, एक लेवल की रिक्वेस्ट और दूसरे लेवल से रिजल्ट जो प्रोवाइड करते हैं उसको हम मैपिंग कहते हैं। द मैपिंग डिफाइंस द कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन द थ्री लेवल्स। जो मैपिंग है वो तीन लेवल के बीच में कॉरस्पॉन्डेंस जो होती है, कम्युनिकेशन होती है, उसको डिफाइन करता है। द मैपिंग डिस्क्रिप्शन इज आल्सो स्टोर्ड इन डाटा डिक्शनरी इन द सेम फाइल ऑफ डाटा। कहता जो मैपिंग डिस्क्रिप्शन है एक लेवल से दूसरे लेवल के बीच में जो कम्युनिकेशन होनी है, ठीक है जी, या जो मैसेज पास होने हैं उसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो भी डाटा डिक्शनरी के अंदर स्टोर होती है। एक डिक्शनरी होती है डाटा बेस फाइल्स के अंदर, जो फाइल की होती है डाटा की, उसके साथ एक डाटा डिक्शनरी भी होती है जिसके अंदर ये डिस्क्रिप्शन स्टोर होती है। द DBMS is responsible for mapping between these three types of schemas in the database of the same file to represent it। कहता जो इन सारे काम के लिए, ये मैपिंग्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? कहता DBMS रिस्पॉन्सिबल है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर मैपिंग बिटवीन दीज थ्री टाइप्स ऑफ स्कीमास। इन तीन टाइप के स्कीमा के बीच में मैपिंग के लिए, ठीक है जी, कम्युनिकेशन के लिए, मैसेज पास करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? कहता डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है, वो प्रोग्राम्स रिस्पॉन्सिबल है। ठीक होगी जी बात ना। दो तरह की हमारे पास मैपिंग है, एक एक्सटर्नल कंसेप्चुअल मैपिंग, दूसरी कंसेप्चुअल इंटरनल मैपिंग। एक्सटर्नल कंसेप्चुअल मैपिंग, एक्सटर्नल कंसेप्चुअल मैपिंग, एक्सटर्नल कंसेप्चुअल मैपिंग यानी कि जो एक्सटर्नल स्कीमा और कंसेप्चुअल स्कीमा के बीच में उसको मैं एक्सटर्नल कंसेप्चुअल मैपिंग कहता हूँ। जो कंसेप्चुअल और इंटरनल स्कीमा के बीच में उसको मैं कंसेप्चुअल इंटरनल मैपिंग कहता हूँ। चलिए इसको भी वन बाय वन देख लेते हैं। पहले एक्सटर्नल कंसेप्चुअल मैपिंग को देख लेते हैं। एन एक्सटर्नल कंसेप्चुअल मैपिंग डिफाइंस द कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन ए पर्टिकुलर एक्सटर्नल व्यू एंड कंसेप्चुअल व्यू फॉर रिप्रेजेंटिंग द डाटा इन एफिशिएंट वे। सो ये कॉरस्पॉन्डेंस किस किस के बीच में दिखाती है? एक पर्टिकुलर व्यू एंड कंसेप्चुअल स्कीमा के बीच में, टू रिप्रेजेंट द डाटा इन एफिशिएंट मैनर, ताकि डाटा को एफिशिएंटली रिप्रेजेंट किया जा सके। द स्ट्रक्चरल कंसेप्चुअल मैपिंग टेल्स द DBMS which objects on the conceptual level correspond to the objects requested on a particular user's external view for information representation in the same data file। कहता जो एक्सटर्नल कंसेप्चुअल मैपिंग है वो DBMS को बताती है कि वो कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं कंसेप्चुअल स्कीमा के अंदर जो इस एक्सटर्नल व्यू के साथ कॉरस्पॉन्ड करते हैं, इस एक्सटर्नल व्यूज के साथ कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है जी, सो दैट इंफॉर्मेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द सेम डाटा फाइल, ताकि जो इंफॉर्मेशन है उस पर्टिकुलर फाइल के अंदर रिप्रेजेंट की जा सके। इफ चेंजेस आर मेड टू आइदर एन एक्सटर्नल व्यू और कंसेप्चुअल व्यू, कहता
अगर एक्सटर्नल व्यू में या तो आप चाहे चेंज करें, चाहे आप कंसेप्चुअल व्यू में चेंज करें, then mapping must be changed accordingly in the data file of the same organization. तो फिर आपको मैपिंग को भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है जी, अकॉर्डिंगली इन द डाटा फाइल ऑफ उस ऑर्गेनाइजेशन की डाटा फाइल के अंदर आपको मैपिंग्स को भी चेंज करना पड़ेगा। अगर आप एक्सटर्नल व्यू चेंज कर रहे हैं या आप कंसेप्चुअल व्यू चेंज कर रहे हैं तो अकॉर्डिंगली आपको एक्सटर्नल कंसेप्चुअल मैपिंग को भी चेंज करना पड़ेगा इन द डाटा फाइल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब कंसेप्चुअल इंटरनल मैपिंग की बात कर लेते हैं। कंसेप्चुअल इंटरनल मैपिंग यानी कि इस दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो रही है, कंसेप्चुअल स्कीमा और इंटरनल स्कीमा। द कंसेप्चुअल इंटरनल मैपिंग डिफाइंस द कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन द कंसेप्चुअल व्यू एंड इंटरनल व्यू। कंसेप्चुअल व्यू और इंटरनल व्यू के बीच में जो कॉरस्पॉन्डेंस हो रही है उसको डिफाइन करता है। दैट इज डाटाबेस स्टोर्ड ऑन द फिजिकल स्टोरेज डिवाइस। जो डाटाबेस फिजिकल स्टोरेज डिवाइस के अंदर स्टोर है उसके बीच। इट डिस्क्राइब्स हाउ द कंसेप्चुअल रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड एंड रिट्रीव्ड टू एंड फ्रॉम द स्टोरेज डिवाइस। ये डिस्क्राइब करता है कि जो कंसेप्चुअल रिकॉर्ड्स है उनको स्टोर्ड डिवाइस में से कैसे के अंदर कैसे स्टोर किया जा सकता है और वहाँ कैसे उसमें से कैसे रिट्रीव किया जाता है, कैसे निकाला जा सकता है। इट मीन्स दैट कंसेप्चुअल इंटरनल मैपिंग टेल्स द DBMS। इसका मतलब है कि जो कंसेप्चुअल इंटरनल मैपिंग है वो बताती है DBMS को दैट हाउ द कंसेप्चुअल रिकॉर्ड आर फिजिकली रिप्रेजेंटेड। इसका मतलब है कि जो कंसेप्चुअल इंटरनल मैपिंग है वो DBMS को बताती है कि कंसेप्चुअल रिकॉर्ड्स को फिजिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है। इफ द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टोर्ड डाटाबेस इज चेंज, अगर आप स्टोर्ड डाटाबेस का स्ट्रक्चर चेंज कर दोगे देन द मैपिंग मस्ट बी चेंज्ड अकॉर्डिंगली। तो फिर आपको उसके अकॉर्डिंगली मैपिंग को भी चेंज करना पड़ेगा एंड मस्ट बी सेव्ड अकॉर्डिंगली टू द डाटा फाइल, और उसको अकॉर्डिंगली डाटा फाइल के अंदर सेव भी करना पड़ेगा। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द DBA, कहता है ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये मैपिंग्स के अंदर चेंजेस करना, DBA की, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द DBA to manage such changes and control it accordingly to save data from damage। कहता ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है DBA की कि इस तरीके की चेंजेस को मैनेज करे एंड अकॉर्डिंगली सेव करे डाटा को सो दैट उसको डैमेज, उसकी जो डाटा है उसको डैमेज से बचाया जा सके। अकॉर्डिंगली सेव डाटा फ्रॉम डैमेज, डैमेज से बचाने के लिए डाटा को सेव कर। नाउ अब इस लेवलों से हमारे पास एक नया कंसेप्ट आया दैट इज डाटा इंडिपेंडेंस का। सो व्हाट इज डाटा इंडिपेंडेंस, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डाटा इंडिपेंडेंस, वो हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। सो जो एक्सटर्नल लेवल और कंसेप्चुअल लेवल है उसके बीच में कुछ डाटा इंडिपेंडेंस एग्जिस्ट करती है। जो कंसेप्चुअल और फिजिकल लेवल है उसके बीच में भी डाटा इंडिपेंडेंस एग्जिस्ट करती है। पहली बात है क्या डाटा इंडिपेंडेंस, कहता है डाटा इंडिपेंडेंस इज द कैपेसिटी टू चेंज द स्कीमा एट वन लेवल ऑफ ए डाटाबेस सिस्टम विदाउट हैविंग टू चेंज द स्कीमा एट द नेक्स्ट हायर लेवल। कहता है डाटा इंडिपेंडेंस क्या है, कैपेसिटी है डाटाबेस की, ठीक, कि हम किसी एक लेवल पे स्कीमा को चेंज कर दें विदाउट हैविंग द टू चेंज द स्कीमा एट द नेक्स्ट हायर लेवल। यानी कि मैं फिजिकल लेवल पे चेंज कर लूँ और मेरे को कंसेप्चुअल लेवल पे चेंज ना करना पड़े, मैं कंसेप्चुअल लेवल पे चेंज कर लूँ मेरे को एक्सटर्नल पे चेंज ना करना पड़े। इस तरीके की कैपेसिटी को, इस तरीके की कैपेबिलिटी को मैं डाटा इंडिपेंडेंस कहता हूँ। The capacity to change the schema at one level of a database system without having to change the schema at the next higher level. That is, change of data at one level should not affect another level। यानी कि मैं अगर एक लेवल पे डाटा को चेंज करता हूँ तो वो दूसरे लेवल को अफेक्ट ना करे। तो दो टाइप की मेरे पास डाटा इंडिपेंडेंस है, एक फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस, दूसरी कंसेप्चुअल या लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। चलिए, एनी चेंज इन द फिजिकल, अब फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस है तो मैं फिजिकल पे चेंज करूं और मेरे को कंसेप्चुअल पे ना करना पड़े तो इसको मैं फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस कहता हूं।
any change in the physical location of tables and indexes should not affect the conceptual level or external view of the data. अगर मैं टेबल्स की, अपनी फाइल्स की, उनके इंडेक्सेस की जो है क्या कहते हैं स्पेसेस हैं उसको चेंज कर दूं, यानी कि पहले वो कहीं और जगह स्पेस स्टोर था, अब मान लीजिए पहले पहले वो ए हार्ड डिस्क में स्टोर था, अब मैंने उसको बी हार्ड डिस्क में स्टोर कर दिया। उससे अगर मेरे कंसेप्चुअल लेवल और एक्सटर्नल लेवल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता तो मैं उसको कहता हूँ कि ये फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। दिस डाटा इंडिपेंडेंस इज इजी टू अचीव एंड इम्प्लीमेंटेड बाय मोस्ट ऑफ द डीबीएमएस। इसको अचीव करना बड़ा ईजी है और ये मोस्ट ऑफ द डीबीएमएस है इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट है जी कंसेप्चुअल और लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। द डाटा एट कंसेप्चुअल लेवल स्कीमा एंड एक्सटर्नल लेवल स्कीमा मस्ट बी इंडिपेंडेंट। कहता है जो कंसेप्चुअल लेवल स्कीम है और एक्सटर्नल लेवल स्कीम है, इस लेवल पे जो डाटा है वो कहता है इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। दिस मीन्स ए चेंज इन कंसेप्चुअल स्कीमा शुड नॉट अफेक्ट एक्सटर्नल स्कीमा। दैट इज अगर मैं कंसेप्चुअल स्कीमा को मॉडिफाई कर दूं, चेंज कर दूं, ठीक है जी, तो उसका एक्सटर्नल लेवल स्कीमा के ऊपर कोई फर्क ना पड़े। मैं स्कीमा की बात कर रहा हूँ। स्कीमा का मतलब है मैं कोई नया एट्रीब्यूट ऐड कर दूं, मैं कोई नया टेबल ऐड कर दूं, मैं कोई नई फाइल ऐड कर दूं, उससे एक्सटर्नल लेवल स्कीमा के ऊपर कोई फर्क ना पड़े, कोई डिफरेंस ना आए, तो मैं कह देता हूं कि ये दोनों इंडिपेंडेंट। फॉर एग्जाम्पल एडिंग और डिलीटिंग एट्रीब्यूट्स टू ए टेबल शुड नॉट अफेक्ट द यूजर्स व्यू ऑफ द टेबल। अगर मान लीजिए मैं क्या कहते हैं कोई एट्रीब्यूट, किसी टेबल के एट्रीब्यूट्स यानी कि उसकी कॉलम्स डिलीट कर दूं या ऐड कर दूं, उससे एक्सटर्नल व्यू पे ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े। बट दिस टाइप ऑफ इंडिपेंडेंस इज डिफिकल्ट टू अचीव। ये कहता है थोड़ा डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू द फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस के कंपेरेटिवली ये थोड़ा मुश्किल है। क्यों? मान लीजिए एक्सटर्नल व्यू, जो आपने कॉलम डिलीट किया उसी को एक्सेस कर रहे हो तो नेचुरली है फिर मेरे को एक्सटर्नल व्यू चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज the changes in conceptual schema are reflected in the user views। कहता है अगर चेंजेस होती हैं जब कंसेप्चुअल लेवल के अंदर तो वो जनरली रिफ्लेक्ट करती हैं। अगर एक्सटर्नल व्यू उसी डाटा के ऊपर डिपेंड करता है तो नेचुरली है वो रिफ्लेक्ट करेंगी, वो शो होंगी एक्सटर्नल लेवल के अंदर। सो फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस इज इजी टू अचीव, लॉजिकल और कंसेप्चुअल डाटा इंडिपेंडेंस इज डिफिकल्ट टू अचीव। So this is all about data independence. Next is what is database design? What are the types of database design? Now, a database design is a collection of processes. कहता है database design क्या है? collection है processes की that facilitate the designing, development, implementation and maintenance of enterprise data management system। कहता है database design एक कलेक्शन ऑफ प्रोसेसेस की जो हमें फैसिलिटेट करता है, जो हमें फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है कि हम जो डाटा मैनेजमेंट सिस्टम है किसी एंटरप्राइज का उसको डिज़ाइन, उसको डेवलप, उसको इम्प्लीमेंट और उसको मेंटेन कर सके। उन प्रोसेसेस के थ्रू हम डाटाबेस को डिज़ाइन कर सकें, डेवलप कर सकें, इम्प्लीमेंट कर सकें, मेंटेन कर सकें किसी भी एंटरप्राइज के जो है डाटा मैनेजमेंट सिस्टम को, उसके रिलेटेड जितने भी प्रोसेसेस हैं उनकी कलेक्शन को मैं डाटाबेस डिज़ाइन करता हूँ। प्रॉपरली डिजाइन डाटाबेसेस आर इजी टू मेंटेन। कहता अगर डाटाबेस प्रॉपरली डिजाइन होगा तो उसको मेंटेन करना इजी है। इम्प्रूव्स डाटा कंसिस्टेंसी, डाटा कंसिस्टेंसी को इम्प्रूव करता है, यानी कि सब जगह पे सेम टाइप का डाटा एग्जिस्ट करता है अगर किसी पर्टिकुलर आइटम के रिलेटेड है तो। एंड आर कॉस्ट इफेक्टिव, इस तरीके के सिस्टम्स को मेंटेन करना ईजी है, क्यों? और ईजी है तो नेचुरली वो कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा, कम कॉस्ट लगेगी उसको मेंटेन करने। इन टर्म्स ऑफ डिस्क स्टोरेज स्पेस कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा, डिस्क स्टोरेज के हिसाब से भी वो कॉस्ट इफेक्टिव होगा, क्योंकि अगर प्रॉपरली डिजाइन होगा तो रिडंडेंसी कम होगी, रेपिटेशन कम होगी, रेपिटेशन कम होगी तो डिस्क स्टोरेज कम लगेगी, डिस्क स्टोरेज कम लगेगी तो कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा। द डाटाबेस डिजाइनर डिसाइड्स हाउ द डाटा एलिमेंट्स कोरिलेट। जो डाटाबेस डिजाइनर है वो डिसाइड करता है कि जो वेरियस एलिमेंट्स हैं वो आपस में उनके बीच में क्या रिलेशन है, एंड व्हाट डाटा मस्ट बी स्टोर्ड, और कौन सा डाटा स्टोर करना है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द डाटाबेस डिजाइनिंग आर टू प्रोड्यूस लॉजिकल एंड फिजिकल डिजाइन। कहता है जो मेन ऑब्जेक्टिव है डाटाबेस डिजाइन का, दैट इज टू प्रोड्यूस लॉजिकल एंड फिजिकल डिजाइन मॉडल्स ऑफ द प्रपोज्ड डाटाबेस सिस्टम के फिजिकल मॉडल और उसके लॉजिकल डिजाइन को प्रिपेयर करना।
अब लॉजिकल डिजाइन क्या होगा? द लॉजिकल मॉडल कॉन्सेंट्रेट्स ऑन द डाटा रिक्वायरमेंट्स। कहता है जो लॉजिकल मॉडल है वो किसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करता है? डाटा रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। एंड द डाटा टू बी स्टोर्ड एंड द डाटा टू बी स्टोर्ड इंडिपेंडेंट ऑफ फिजिकल कंसिडरेशन। और हमारी क्या चीज़ होती है उसमें कि जो डाटा स्टोर हो रहा है वो फिजिकल कंसिडरेशन से इंडिपेंडेंट हो। फिजिकली हम डाटा को कहीं भी ले जाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हमारे लॉजिकल मॉडल के ऊपर। इस डज नॉट कंसर्न इट सेल्फ विद हाउ द डाटा विल बी स्टोर्ड और वेयर इट विल बी स्टोर्ड फिजिकली। कहता है इसका मिनिमम कंसर्न होना चाहिए कि डाटा कहाँ पे स्टोर होगा और कैसे स्टोर होगा। हाउ द डाटा विल बी स्टोर्ड एंड वेयर इट विल, कहाँ पे होगा और कैसे होगा, इन चीज़ों से वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। फिर फिजिकल डाटा डिजाइन मॉडल की बात कर लेते हैं। इन्वॉल्व्स ट्रांसलेटिंग द लॉजिकल डिजाइन ऑफ द डाटाबेस इनटू फिजिकल मीडिया। तो फिजिकल डाटाबेस डिजाइन का मॉडल का के अंदर क्या होगा कि जो लॉजिकल डिजाइन है उसको फिजिकल मीडिया के अंदर कैसे स्टोर करना है या कैसे कन्वर्ट करना है, यूजिंग हार्डवेयर सोर्सेज को यूज करके एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम्स को यूज करके, सच एज डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे कि डाटाबेस मैनेजमेंट को यूज करके डाटाबेस को जो लॉजिकल मॉडल ने बताया है उसको कैसे स्टोर करना है और कहाँ पे स्टोर करना है, वो किसका काम है? फिजिकल डाटा डिजाइन मॉडल का काम है, वो करेगा। कहता वाई डाटाबेस डिजाइन इज इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है डाटाबेस डिजाइन? कहता इट हेल्प्स टू प्रोड्यूस डाटाबेस सिस्टम जी। ये कहता हमारी हेल्प करता है डाटाबेस, ऐसे डाटाबेस सिस्टम प्रोड्यूस करने में दैट मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द यूजर, जो यूजर की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं एंड हैव हाई परफॉर्मेंस, और उनकी परफॉर्मेंस भी क्या है? हाई है, बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है। टू टाइप्स ऑफ डाटाबेस डिजाइन टेक्निक्स, तो दो हमारे पास डिजाइन टेक्निक्स हैं जो कॉमनली यूज होती हैं, अदरवाइज बहुत सारी डिजाइन में ये आपके सिलेबस के अंदर इन दो को बताया गया है जो डाटाबेस डिजाइन टेक्निक्स के लिए यूज की जाएंगी। एक नॉर्मलाइजेशन है और दूसरी ईआर डायग्राम्स या ईआर मॉडलिंग है। नॉर्मलाइजेशन भी हम लेटर ऑन लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। ईआर मॉडलिंग जस्ट एक सिंगल स्लाइड के अंदर मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और लेटर ऑन इसके पूरी डिटेल नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसकी पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको। सो व्हाट इज ईआर डायग्राम्स? ईआर का मतलब है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। एंटिटी मतलब वो आइटम जिसके बारे में हम इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाहते हैं, एंड रिलेशनशिप यानी कि उन आइटम्स के अंदर क्या क्या रिलेशनशिप एग्जिस्ट करते हैं। सो ये एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम है। ये हमें उन आइटम्स के बारे में भी बताती है और उनके बीच में क्या रिलेशन एग्जिस्ट करता है वो भी बताती है। कहता है ये एक डायग्राम, जो एंटिटी रिलेशन डायग्राम ये एक क्या है कि कहता है ग्राफिकल अप्रोच है टू डाटाबेस डिजाइन। डाटाबेस को डिजाइन करने के लिए ग्राफिकल अप्रोच है। इट इज ए हाई लेवल डाटा मॉडल, ये हाई लेवल का डाटा मॉडल है दैट डिफाइंस डाटा एलिमेंट्स, जो डाटा एलिमेंट्स को डिफाइन करता है, एंड देयर रिलेशनशिप फॉर ए स्पेसिफाइड सॉफ्टवेयर सिस्टम, और पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर सिस्टम के लिए उनके बीच में क्या रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है वो भी ये ईआर डायग्राम बताती है। एन ईआर डायग्राम इज यूज टू रिप्रेजेंट रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स। कहता है ईआर डायग्राम को रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। एन एंटिटी इज अ थिंग और ऑब्जेक्ट, मैं पहले ही आपको बताता हूँ एंटिटी वो आइटम है या वो ऑब्जेक्ट है, वो चीज़ है जिसके बारे में हम इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाह रहे हैं। एन एंटिटी इज ए थिंग और ऑब्जेक्ट इन ए रियल वर्ल्ड दैट इज डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम सराउंडिंग इन्वायरमेंट। कहता जो उसके सराउंडिंग इन्वायरमेंट से डिस्टिंग्विशेबल है, उसको डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, ठीक है जी, उसको मैं एक एंटिटी कहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ईच एम्प्लॉई ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज ए सेपरेट एंटिटी। हर एक जो एम्प्लॉई है, हर एक स्टूडेंट है किसी क्लास का वो एक एंटिटी है, हर एक एम्प्लॉई है किसी ऑर्गेनाइजेशन का वो एक एंटिटी है, हर एक बुक है लाइब्रेरी के अंदर वो एक एंटिटी है। सो इसके बारे में, इस एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे, कैसे बनाना है उसके बारे में भी इसको डिस्कस करेंगे। This is all about today's lecture. Thank you. Thanks.